दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इजंट रिजर्वेशन फॉर द पुअर अ गुड थिंग के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और 103वें संविधान संशोधन को वैध बताया। आरक्षण के पक्ष में फैसला देने वाले न्यायाधीशों में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला शामिल थे। जस्टिस माहेश्वरी का मानना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के लिए सकारात्मक कदम है। एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। साथ ही 50% तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है। वहीं आरक्षण के विपक्ष में फैसला देने वाले जजों में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल थे। जस्टिस रविंद्र भट्ट का कहना है कि यह आरक्षण समानता पर गहरा आघात है। 103वां संशोधन संवैधानिक तौर पर निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देगा और तो और आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा में दखल विभाजन को भी बढ़ाएगा। इस बात से चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी अपनी सहमति जताई। गौरतलब है कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पारित कर दिया गया था। इसके पारित होते ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बहस तेज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर संवैधानिकता की मुहर लगने के बाद से आरक्षण को लेकर विवाद और गर्मा गया है। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे। पहले 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में जान लेते हैं। गौरतलब है कि अभी तक भारत में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही आरक्षण दिया जाता था। तब आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार नहीं माना जाता था। हालांकि समय समय पर आर्थिक सुधार पर भी आरक्षण देने की कोशिश की गई है। बिहार में 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की थी। फिर इसके बाद ऐसा ही प्रयास देश भर में लागू करने की कोशिश पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। उन्होंने 1990 में आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके बाद केरल सरकार ने 2008 और गुजरात सरकार ने 2016 में ऐसी कोशिश की थी, लेकिन तब न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कारण ये प्रयास सफल नहीं हो सके थे। हालिया केंद्र सरकार ने इस प्रयास पर अपनी मुहर लगाई और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी संवैधानिक आरक्षण के दायरे में लाया गया। 124वें संविधान संशोधन बिल या फिर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). अनुच्छेद 15(6) के मुताबिक अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए भी विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। यदि इस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो यह पूर्व निर्धारित आरक्षण सीमा में अधिकतम 10% की वृद्धि के जरिए लागू की जा सकेगी। इसी तरह अनुच्छेद 16(6) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुच्छेद 16(4) में वर्णित वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए नियुक्तियों और पदों पर आरक्षण की व्यवस्था राज्य कर सकेगा। यह भी पूर्व निर्धारित आरक्षण सीमा में अधिकतम 10% की वृद्धि के साथ लागू की जा सकेगी।
इस एक्ट में आर्थिक पिछड़ेपन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि राज्य समय समय पर पारिवारिक आय और अन्य आर्थिक वंचनाओं के संकेतकों का उपयोग कर आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय का निर्धारण करेगा। इस प्रकार राज्य ने कुछ आधारों को आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को आरक्षण के लिए अनिवार्य बनाया है। इनमें पहला आधार यह है कि पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम हो। गौरतलब है कि मौजूदा समय में ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा भी इतनी ही यानी 8 लाख रुपए सालाना है। दूसरा आधार यह है कि परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो और रिहायशी आवास का आकार 1000 स्क्वायर फीट से कम हो। इसके अलावा नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 100 यार्ड से कम और गैर नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 200 यार्ड से कम हो। इस संशोधन के संदर्भ में हमें एक बात समझनी होगी कि इससे पूरे आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हुआ है, बल्कि जाति आधारित आरक्षण पूर्व की भांति चलता रहेगा। बदलाव बस यह हुआ है कि 10% अतिरिक्त आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन है। ऐसे में इस नए आरक्षण को लेकर कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके विपक्ष में। ऐसे में इस संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इन दोनों पक्षों को विस्तार से देखना होगा। देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विपक्ष में क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। इस संबंध में जो तर्क सर्वाधिक प्रमुखता से दिया जा रहा है वह यह है कि आरक्षण किसी तात्कालिक वंचना को दूर करने के लिए अपनाया गया प्रयास नहीं है, बल्कि इसे ऐतिहासिक रूप से असमानता तथा अन्याय झेल रहे समुदाय के उत्थान के लिए अपनाया गया था। और इस ऐतिहासिक अन्याय का स्रोत आर्थिक असमानता नहीं बल्कि जाति व्यवस्था रही है। अगर किसी खास जाति में पैदा हो जाने और ना हो पाने का अंतर इतना बड़ा हो कि उससे ऐतिहासिक वंचना का आधार तय हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसे दूर करने का आधार भी जाति ही होगा। इसलिए आरक्षण का आधार सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ापन बनाया गया, ना कि आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण के दायरे में शामिल करना गलत है। सबसे बढ़कर भारतीय समाज में आज भी जाति पिछड़ेपन का मूल स्रोत है और कमोबेश आर्थिक पिछड़ापन भी इसमें ही शामिल है। इस बात से शायद ही इनकार किया जा सकता है कि कथित निम्न जाति द्वारा आर्थिक हैसियत प्राप्त कर लेने के बाद भी उसी अनुरूप उसकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं होती। इसलिए आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन अनुचित है। दूसरे तर्क का मूल भी पहले बिंदु से ही जुड़ा है। आर्थिक हैसियत का रूपांतरण सामाजिक हैसियत में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि व्यक्तिगत उन्नति या फिर आर्थिक उन्नति हासिल कर लेने के बाद भी उससे सामुदायिक पिछड़ेपन की पहचान जुड़ी होती है। इसलिए जब तक पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होगा, तब तक किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। यही वजह है कि संविधान भी वर्ग आधारित आरक्षण की बात करता है, ना कि व्यक्ति आधारित। जबकि आर्थिक पिछड़ापन अपने आप में कोई वर्ग नहीं है, बल्कि तात्कालिक वंचना झेल रहे व्यक्तिगत पिछड़ों का समूह घर है। इसलिए ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में जाति को एक सामाजिक वर्ग के रूप में स्वीकार किया है और किसी समूह के गरीब होने मात्र को आरक्षण का पर्याप्त आधार नहीं माना। इसमें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला सबसे अहम रहा। इसके अलावा आरक्षण का मकसद सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन दूर करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में ऐतिहासिक वंचना झेल रहे समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है। इसलिए अगर सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार मान लिया जाएगा तो इससे समावेशीकरण के वृहद लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। फिर आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का मानक तय करना और उसे लागू करा पाना भी व्यावहारिक रूप से काफी कठिन है। एक तो आर्थिक स्थिति जाति की तरह कोई स्थायी परिस्थिति का सूचक नहीं है, यह थोड़े समय में ही बदल सकता है। ऐसे में इसे लागू करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। इसके अलावा अन्य गैर संगठित क्षेत्रों से सही आय का पता लगा पाना भी मुश्किल कार्य है। इस बात की भारी संभावना है कि आरक्षण प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति गलत आर्थिक स्थिति बता सकता है। इसके अलावा नए आरक्षण से आरक्षण की तय अधिकतम सीमा के उल्लंघन की भी बात कही जा रही है। असल में 103वें संशोधन से पहले दिया जाने वाला आरक्षण यानी 49.5%
कुल निर्धारित सीमा यानी 50% के अनुकूल था। अब 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था से इस अधिकतम सीमा का अतिक्रमण हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस बात को स्वीकार भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1962 में एम बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में निर्णय दिया कि चूंकि आरक्षण समानता के अधिकार का अपवाद है, इसलिए यह अपवाद 50% से अधिक नहीं हो सकता। आगे जब 1963 के टी देवदासन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय कैरी फॉरवर्ड के प्रश्न पर विचार कर रहा था, तो वहां भी यह दोहराया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। फिर 1990 में जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, तब सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले 1992 में सबसे प्रभावी ढंग से 50% सीमा की बात रखी। इस लिहाज से 50% की सीमा का उल्लंघन कर 10% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करना सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी हमें उन तर्कों पर भी बात करनी होगी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करते हैं। तो आइए अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में तर्कों पर फौरी नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मूल संविधान में कहीं भी सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार नहीं बनाया गया है। इसलिए यह कहना कि सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के अलावा किसी अन्य आधार को स्वीकार करना मूल संविधान की भावना के विरुद्ध है, गलत है। गौरतलब है कि सामाजिक व शैक्षिक पद प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 16(4) में भी सिर्फ पिछड़े हुए नागरिकों शब्दावली का उपयोग किया गया है। यह दायित्व राज्य का है कि वह पिछड़ेपन का निर्धारण करें, और अगर समय के साथ हुए परिवर्तनों और उससे उपजी असमानता को राज्य चिन्हित करता है तो यह उचित ही है। इसलिए 103वें संशोधन द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार मानना संवैधानिक रूप से गलत नहीं माना जा सकता है। फिर संविधान का यह अनुच्छेद 46 राज्य को यह अधिकार देता है कि यह जनता के दुर्बल वर्गों के हित में विशेष उपबंध करें। वर्तमान संशोधन इस प्रावधान से सुसंगति रखता है। दिलचस्प बात है कि इसी अनुच्छेद 46 को आधार बनाते हुए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन जोड़ा गया था, और इसी को आधार बनाते हुए 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक पिछड़ापन जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त जहां तक पिछड़े वर्ग की पहचान की बात है, तो समय समय पर इसका विस्तार होता रहा है। 1990 से पहले वह समूह जो बाद में ओबीसी के रूप में संगठित किया गया, आरक्षण के दायरे में नहीं था, और भले ही इसे जाति के आधार पर समूहीकृत किया गया हो, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक कारक को भी स्वीकार करते हुए क्रीमी लेयर की अवधारणा दी, अर्थात एक ही जाति समूह का कोई हिस्सा अपनी जातिगत पहचान को धारण करने के बावजूद सिर्फ इसलिए आरक्षण के दायरे से बाहर या अंदर रहेगा क्योंकि उसकी आर्थिक हैसियत भिन्न है। ऐसे में इंदिरा साहनी केस की उपरोक्त व्याख्या से आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण के आधार के रूप में स्वीकार करना ही है। यहाँ तक कि इंदिरा साहनी के मामले में ही यह भी कहा गया कि यदि किसी समूह का आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उसके लिए प्रावधान कर सकता है। मतलब कि आरक्षण के आधार के रूप में आर्थिक पिछड़ेपन का निषेध करना अनिवार्य संवैधानिक चलन नहीं है। फिर आरक्षण की अधिकतम सीमा लागू करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी स्वीकार किया कि भारत की विविधता देखते हुए विशेष अवसरों पर इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा कई राज्यों द्वारा किया भी गया। जैसे तमिलनाडु में 69% के लगभग आरक्षण लागू है। ऐसे में 50% की सीमा का अतिक्रमण ना तो पहली बार है और ना ही असंवैधानिक। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को आधार बनाकर ही स्कूलों में कुछ सीटें इन वर्गों के लिए निश्चित की जा रही हैं, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपत्ति नहीं जताई है। कहने का भाव है कि आर्थिक पिछड़ेपन को एक आधार के रूप में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह। वंचित वर्ग की पहचान में जाति को एकमात्र आधार मानना तार्किक नहीं है। मौजूदा दौर में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है और जाति व्यवस्था की कठोरता कम हुई है। उदाहरण के लिए एक तरफ ओबीसी में कई ऐसी जातियां हैं जो कथित अगड़ी जातियों से बेहतर स्थिति में हैं,
परंतु आरक्षण पा रही हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में रेड्डी, लिंगायत, वोक्कालिगा इत्यादि ऐसी अनेक जातियां हैं जो सामाजिक स्तरीकरण में कथित सवर्णों के समकक्ष स्थापित हो गई हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण के दायरे में हैं। फिर जाति को वर्ग के समतुल्य मान लेने से उस समुदाय में ही शहरी ग्रामीण, पुरुष महिला, भूस्वामी भूमिहीन का अंतर गौण मान लिया जाता है, जो आरक्षण के मर्म को कमजोर करता है। फिर देश भर में एक ही आरक्षण श्रेणी में शामिल जातियों की स्थिति भी एक जैसी नहीं है, फिर भी उन्हें एक समान आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के वोक्कालिगा तथा उत्तर भारत के निषाद की शैक्षणिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, पर दोनों एक ही खांचे में हैं। एसटी समुदाय में मीणा को लेकर भी यही बात की जा सकती है। ऐसे में जरूरत है कि पिछड़ेपन के मानक को अधिकतर बेहतर बनाया जाए और जाति संरचना की बदलती स्थिति को स्वीकार किया जाए। कई बार उग्रता पूर्वक इस मांग को भी रखा जाता है कि जाति की संख्या के अनुपात में संसाधन का वितरण किया जाए, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से यह सही नहीं है, क्योंकि यह बहुसंख्यकवाद के वर्चस्व का द्योतक है। ऐसी मांग धार्मिक बहुसंख्यकवाद को भी प्रोत्साहित करती है। इसे भाषा, पेशा, क्षेत्र किसी भी आधार में बताया जा सकता है। ऐसे में ऐसी किसी भी प्रवृत्ति से बचना चाहिए जो विभाजनकारी हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा समय में आर्थिक हैसियत किसी व्यक्ति की शिक्षा व रोजगार दोनों पर प्रभावी ढंग से असर डाल रही है। अतः जब शैक्षिक पिछड़ेपन के प्रभाव के लिए आर्थिक पिछड़ापन कारण है, तो स्वाभाविक है कि कारण को बुनियाद मानकर निर्णय लिए जाएं। इसके अलावा आरक्षण के संबंध में कोई भी राय बनाने से पहले हमें उसके उद्देश्य को अवश्य याद करना चाहिए। आरक्षण का मकसद वंचित वर्गों को अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ऐसे में यदि कोई भी परिवर्तन आरक्षण के इस लक्ष्य से साम्यता रखता है तो उसे स्वीकार करने में हर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही हमें समय के साथ हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को भी स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान में जाति एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, तो आर्थिक वंचना भी निर्णायक यथार्थ है और इससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए दोनों आधारों का युक्ति संगत मेल ही आरक्षण के मकसद को मजबूती प्रदान कर सकता है। तो आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। बदलते समय की मांग के अनुरूप आर्थिक आरक्षण कितना उचित है? आर्थिक आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए इस प्रश्न की व्याख्या कीजिए।